नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम बात करने वाले हैं जातीय गणना की, जातिगत जनगणना की। दरअसल जातिगत जनगणना का असर दिखना शुरू हो गया है। जिस बिहार ने सबसे पहले है गणना कराई, वहां तो फिलहाल कुछ नहीं हो सका, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक सबसे पहले जाग गया। वहां स्थानीय निकायों यानी नगर निगम, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव में ओबीसी को 33% आरक्षण का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया गया है। लगता है कि धीरे धीरे अब ये तमाम राज्य इस तरह का आरक्षण लागू करेंगे जहां गैर भाजपा सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बारे में क्या रणनीति अपनाएगी, यह अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो सका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर जातीयता को उछालने की विपक्ष की नीति को कोसा था और हिंदुत्व को ही सर्वोपरि बताया था, लेकिन लगता नहीं है कि ओबीसी के पक्ष में फैसले लेने में भारतीय जनता पार्टी भी पीछे हटेगी। बीपी सिंह ने मंडल आयोग का वह भूत इस तरह छोड़ा था कि देश की राजनीति आज तक उससे जूझ रही है। आरक्षण का यह दरिया देश की राजनीति को किस तरह और किस तरफ मोड़ेगा, यह देखना अभी बाकी है। विपक्ष एक बार फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार वाला माहौल देश में खड़ा करने पर आमादा है, जो काफी चुनौती भरा हो सकता है। मंडल कमंडल वाला दौर जिन लोगों ने देखा है, वे जानते हैं कि उस दौर में युवाओं में किस तरह का उबाल आया था और किस तरह से फसाद उस समय हुए थे। दरअसल आरक्षण किसी भी वर्ग के लिए हो, राजनीतिक दल उससे पीछे नहीं हटते, चाहे उसे कोई भी लागू करे। हाल ही में हुई घटनाओं से यह साफ हो गया है कि 2024 के चुनाव में सामाजिक न्याय का मुद्दा अहम भूमिका निभाने जा रहा है। यह तय है कि विपक्षी पार्टियां अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सामाजिक न्याय देने के मसले पर वोटरों को एकीकृत करने की कोशिश करेंगी। बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए जातिगत गणना के आंकड़े ओबीसी आबादी का एक बड़ा प्रतिशत 63% बताते हैं, जबकि एक अरसे से उनकी संख्या 55% ही होने का अनुमान लगाया जा रहा था। आरक्षण, जातिगत जनगणना, इसका दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है, किसके पक्ष में है? राजनीतिक दल क्यों इस पर, जैसे कि आज कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत गणना कराएंगे, केंद्र में सरकार आएगी तो पूरे देश में कराएंगे, जिन राज्यों में सरकार है वहां कराएंगे, जिन राज्यों में सरकार हमारी बनेगी विधानसभा चुनाव में वहां कराएंगे। अब जनता के मुद्दे कि हम जनता का भला करेंगे, अब राज्य का भला कि राज्य का विकास करेंगे, ये चीजें अब दूसरे क्रम पर या तीसरे क्रम पर चली गई हैं, या फिर कहीं है भी या नहीं है। इस बारे में विचार करना होगा। जातिगत आरक्षण सर्वोपरि हो गया है, पिछड़ों को आगे लाना सर्वोपरि हो गया है। ठीक है, समाज में हर व्यक्ति को उचित स्थान मिलना चाहिए, मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए, लेकिन उसके लिए इस तरह की राजनीति कितनी मुफीद है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए? सवाल ऐसे बहुत सारे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण जी। आनंद तारण जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। साथ ही हमारे साथ हैं आम आदमी के प्रवक्ता राघव पटेल जी, आम आदमी पार्टी से हैं। राघव पटेल जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक राधा वल्लभ शारदा जी हमारे साथ हैं। राधा वल्लभ शारदा जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आनंद तारण जी, आप ही के पास आना चाहूंगा कि आज मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, राहुल गांधी आते हैं और काला पीपल विधानसभा के पोलाई कला में सभा करते हैं और कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो हम जातिगत गणना कराएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कहा जाता है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। जहां राज्यों में सरकार आपकी है, 5 साल हो गए हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, या हिमाचल में भी आपकी सरकार है, जहां सरकार बनेगी वहां कराएंगे, जहां है वहां क्यों नहीं करा पा रहे हैं? देखिए सूरज जी, जी। ये बात तभी सामने आई है। हाँ। निश्चित रूप से आप राहुल जी ने अगर बात करी, जी। देखिए कांग्रेस जब भी कांग्रेस भी जो कुछ आवाज की परेशानी हो रही है कि कुछ टेक्निकल एरर है, हमारी टेक्निकल टीम आपने से हम देखा होगा कहेंगे। जब मध्य प्रदेश में जी। पिछली बार 2018 में चुनाव हुए थे, जी। जी। एक लाइट। जी। सूरज जी आवाज आ रही है? जी। जी। जी, आनंद तारण जी, आ रही है आपकी आवाज, बोलिएगा। देखिए, हमने अगर बोला था कि 1 रुपए यूनिट लाइट देंगे तो आदरणीय कमलनाथ जी ने 1 रुपए यूनिट लाइट कर दी। जी। अगर कमलनाथ जी ने बोला था कि 55 लाख किसानों के कर्जे माफ होंगे तो आपने देखा होगा 1 घंटे के अंदर 55 लाख किसानों के कर्जे की
फाइल पे साइन हुए। जी 27 लाख किसानों के कर्जे हमने माफ कर दिए। विधानसभा की पटल पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने भी इस बात को माना। भारतीय जनता पार्टी नहीं, सवाल ये नहीं आनंद आनंद जी कि आपने क्या किया है, के सवाल ये लिए है कि क्या करेंगे। तो हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जी जानते हैं। लेकिन आज जी ने बोला है कि जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हाँ ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास आनंद तारण जी की जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। राधा वल्लभ शारदा जी आपके पास आ रहा हूं। कहा जा रहा है कि देश में वर्ग विशिष्ट की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, 3% से 14%, 17% और आगे ये जो क्रम बढ़ता है। यदि ये जो बात आ रही है कि यदि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो देश किस ओर आगे बढ़ रहा है? पाठक जी, मैं तारण जी का जवाब देना चाहूंगा सबसे जी पहले। जी बिल्कुल। मित्र हैं हमारे। जी और आज ही राजीव गांधी जी ने, सॉरी, राहुल गांधी जी ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा है जी कि हमारी सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ हम आरक्षण लागू करेंगे। जी मैं एक पिछला इतिहास बताना चाहता हूँ 2011 का। जी 2011 में कांग्रेस ने तय किया था, तब इनकी सरकार थी, हाँ कि हम आरक्षण लागू करेंगे। तो 2011 से 2014 तक इनने आरक्षण क्यों नहीं लागू किया? हाँ अच्छा, आरक्षण लागू करने का के ऊपर इनने मंथन किया या नहीं किया? जी आज तारण जी या मैं हाँ या हमारे ये जो बसपा के भाई बैठे हैं, जी हम लोगों को ये नहीं मालूम है कौन किस जात का है। हाँ आरक्षण अगर ये लागू हो जाएगा जातिगत रूप से, जी तो हमें ये समझ में आ जाएगा ये पाठक जी नहीं है, ये पाठक जी तो ब्राह्मण है, ये फलाने बैठे, ये फलाने हैं। हाँ, ये सामान्य वर्ग से हैं, ये पिछड़ा वर्ग से हैं और ये उस नहीं वर्ग से हैं। नहीं, इससे भी हटके, इससे हटके और आगे पहुंच जाएगा मामला। जी वहां तो आ जाएगा कि ये बनिया है, ये बामन है, ये ठाकुर है, ये फलाना है, ये डिमका जी है। बिल्कुल। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, हाँ और वर्ण व्यवस्था में एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो 4 को अलग अलग काम दे दिया जाता था, लेकिन परिवार एक रहता था। वही चीज आज देश में है। हम लोग परिवार को एक बना के रखे, क्यों हम ये जातियों में विभाजन करके और ये गलत चीज, गलत परंपरा क्यों शुरू कर रहे हैं? हाँ मेरा कहना ये है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो परंपरा है, इस परंपरा का एक दूरगामी परिणाम, क्योंकि वर्तमान में तो ठीक है कि इस परंपरा के माध्यम से हम वोटों तक पहुंच सकते हैं, या जिस वर्ग के ज्यादा मतदाता हैं उन मतदाता तक पहुंचकर सरकार बना सकते हैं, ज्यादा वोट हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, क्या राजनीतिक दल इस पर विचार करें? वापस आऊंगा इसी सवाल के साथ आपके पास, लेकिन अभी जाना चाह रहा हूं राघव पटेल जी के पास। आम आदमी पार्टी से हैं राघव पटेल जी। जातिगत जनगणना को लेकर और जनगणना में जो आंकड़े सामने आएंगे, क्योंकि अभी एक राज्य में हुआ है, अन्य राज्यों में भी होगा। हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जहां जहां है वहां हम जातिगत गणना कराएंगे। केंद्र में सरकार बनी 2024 में तो पूरे देश में जनगणना कराएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे और उस आधार पर आरक्षण देंगे। आम आदमी पार्टी का अभिमत क्या है जातिगत जनगणना को लेकर और आरक्षण को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा जी कि जो आरक्षण का मूल उद्देश्य ही है जी कि दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा में लाने का। ठीक है। और जो ओबीसी की बहुत सी जातियां हैं, जैसे और मैं कुर्मी समुदाय से हूँ, और भी बहुत सारी जो जातियां हैं, तो उन्हें उतने मौके नहीं मिले आरक्षण में। वही बात देखिए, 1882 में जब हंटर आयोग की स्थापना हुई, तो उसमें इसी की शुरुआत हुई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा जी कि सबको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिले और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिले। इसके बाद हम आते हैं 1901 में साहू जी महाराज ने भी दलित जो आरक्षण की शुरुआत की थी, हाँ और उसमें भी यही बात दोहराई गई थी कि जो एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग है, हाँ उन्हें नौकरियों में रिजर्वेशन मिले। ठीक है। भारतीय संविधान में इस बात का जो उल्लेख किया गया है राघव जी, भारतीय संविधान में एक निश्चित समय सीमा के लिए किया गया था। जी, शुरुआत में देखिए 10 वर्ष के लिए किया गया था, लेकिन जो हमारी पार्टी का स्टैंड है, हम लोग आरक्षण का बिल्कुल समर्थन करते हैं, और हमारे सांसद श्री संजय सिंह ने भी इसका समर्थन किया। देखिए, जो चलिए वंचित आप तबका है, राघव जी मुझे चाहे वो इस बात का एसटी बताइए समुदाय का कि हो। दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, क्या वहां जातिगत जनगणना कराएंगे? जी बिल्कुल। दिल्ली और पंजाब में हम लोग बिल्कुल इसके पक्षधर हैं, जातिगत जनगणना होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि
जो वंचित जातियां हैं, जैसे देखिए अभी बिहार में जो जनगणना हुई तो आपने देखा होगा कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का जो परसेंटेज था वो 63% निकला। और लेकिन लोग अनुमान लगाते थे कि ये पिछड़े और अति पिछड़े मात्र 55% ही है। तो देखिए जो जातियां जैसे कुर्मी है, मुसा है, यादव समाज है, तो इन लोगों को प्रतिनिधित्व उस आरक्षण के हिसाब से मिलना चाहिए। अभी हम जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि ओबीसी को मात्र 14% आरक्षण मिलता है। ये दोनों बीजेपी और कांग्रेस के लोग क्या करते हैं कि किस्म किस्म के लुभावने वादे करते हैं। ये 27% आरक्षण की बात भी तो आई थी पिछले वर्ग के लिए, कहीं मैंने सुना था कहीं 27% आरक्षण। नहीं, देखिए इन लोगों ने अभी आपने देखा होगा पटवारी भर्ती आई थी, इसके पहले एमपीपीएससी की भर्ती आई थी। तो स्टे हाईकोर्ट से स्टे लगा हुआ है कि इनको गवर्नमेंट ने अपने जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं किए हुए। तो 14% ही मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन का लाभ ओबीसी को मिल रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 14% का आरक्षण का लाभ मिल रहा है और दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वहां जातिगत जनगणना कराई जाएगी, उसके पक्षधर हैं बिल्कुल आनंद तारण जी। यहाँ एक सवाल ये आ रहा है कि आज बिहार ने आंकड़े जारी किए 63% पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बाकी मिलाकर के SC ST मिलाकर के 84% एक आरक्षित वर्ग आ जाता है, बाकी बचते हैं 16%। तो वो 16% लोग प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, ये कहना है उन 84% लोगों का। तो आज क्या 84% आरक्षण लागू कर दिया जाएगा बिहार में? मैं उदाहरण दे रहा हूं, यदि मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना की बात कही है तो जातिगत जनगणना का सीधा सा रिश्ता है आरक्षण से। मध्य प्रदेश में आज 54% बात कही जाती है कि 54% लोग हैं पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के। और सुप्रीम कोर्ट के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि किसी भी स्थिति में किसी भी जाति के लिए, किसी भी वर्ग के लिए 50% से ज्यादा आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है। तो आज 27% की बात कही जा रही है मध्य प्रदेश में, जो 54% का आधा है, और उस 27% को लेकर कोर्ट से स्टे लगा हुआ है नौकरी में आरक्षण को लेकर। यदि जातिगत जनगणना होती है और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग 54% से ज्यादा हो जाता है और आरक्षण की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना मानी जाएगी फिर तो ये। जी आनंद तारण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारे पीसीआर के मित्र देखें कि उन तक हमारी आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। मैं यही सवाल राधा वल्लभ शारदा जी आपसे करना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था जारी कर दी है कि 50% से ज्यादा आरक्षण किसी को नहीं मिलेगा। उसी 50% आरक्षण जो 27% मध्य प्रदेश में करने की बात कही गई है, उसी को लेकर के तो ये सारी चीजें मची हुई हैं कि मामला न्यायालय में है, नौकरी पर रोक लगी है, रिजल्ट पर रोक लगी हुई है। यदि ये स्थिति सामने आती है और किसी वर्ग विशेष के लोग ज्यादा संख्या में आ जाते, जैसे बिहार में 84% सारे लोग आ गए और 16% जो है वो 16% बाकी सामान्य वर्ग के लोग आ गए हैं, तो ये स्थिति निर्मित होगी। तो 16% का तो वो आरक्षण खत्म है ही, लेकिन बाकी लोगों के लिए 84% यदि बात आ जाती है तो उतने प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा क्या फिर? पाठक जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं और वहां से शुरू कर रहा हूं जी कि वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस जो हैं जी, उनके जो फरमान जारी होते हैं जी, उनको अगर लेके हम चलेंगे तो ये जो आरक्षण की बात हो रही है जी, तो सीधी सीधी कोर्ट की अवमानना में आता है ये। जी बिल्कुल। अब मैं दूसरी एक बात और बताता हूँ जी, जातिगत आधार पर आरक्षण की। हाँ, तो मैं जिस जाति से आता हूँ उनकी उसकी हमारे पूरे देश में आबादी 16 लाख है जी, तो हम तो सबसे कम हुए। हाँ, तारण जी बैठे, हाँ, इनसे पूछ लीजिएगा। हाँ, इनके यहाँ तो मेरे ख्याल से शायद जैन समाज को उसमें ले लिया गया है। जी हाँ, इनको वो उसका लाभ मिलता है। हाँ, अब बताइए जैन समाज ज्यादा है या मैं जिस समाज से आया हूँ वो ज्यादा? हमें क्या मिला? हाँ, तो जो बात प्रधानमंत्री कहते हैं हाँ, या आम जनता जो कहती है जी, कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। सही है। आज जो व्यक्ति ओबीसी का हो या किसी उसका हो, उसने तो उसका लाभ ले लिया, मालूम पड़ा कि उसका बेटा हुआ या बेटी हुई, उसने भी उसका लाभ लिया। अरे भाई, जब आप आर्थिक रूप से सक्षम हो गए हैं तो फिर ये लाभ क्यों ले रहे हैं? तो आर्थिक आधार पर आरक्षण के हक में बात करनी चाहिए हम सबको मिलके। मैं तो एज ए जर्नलिस्ट या विश्लेषक जो भी आप कहें कह दें, लेकिन मैं तो बाकी जो राजनीतिक दल हैं उनसे मेरा अनुरोध है तो सब मिलके एक बात उठाएं, आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जाए।
उसमें क्या होगा, उसमें आपसी मनमुटाव जो होना शुरू हो गया है लोगों के मनों में कि ये फलानी जात का है, ये डिम की जात का है, वो खत्म हो जाएगा जब आर्थिक आधार पर होगा तो। हाँ, तो मेरा निवेदन है कि हम सब मिलकर आर्थिक आधार की बात करें। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीजें होनी चाहिए। राघव पटेल जी, क्या आप समर्थन करते हैं राधा वल्लभ शारदा जी की बात का कि आर्थिक आधार पर आरक्षण जातिगत आधार पर आरक्षण से ज्यादा जरूरी हो गया है वर्तमान में? राघव जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी, आनंद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? कुछ टेक्निकल एरर है, संभवतः हमारी टेक्निकल टीम जो है, पीसीआर की टीम उनको सही करेंगे। लेकिन यहाँ राधा वल्लभ शारदा जी, बात एक आ रही है कि यदि हम बात करें, जैसा कि बात सामने आ रही है कि इन तमाम पहलुओं की 2010 में आकर के फिर जाति आधारित जनगणना की मांग उठी थी, लालू यादव और शरद यादव 2011 में हुई ना। हाँ, 2011 में कांग्रेस ने खुद ने पास किया भी। जी बिल्कुल। हाँ? तो इस समय जो गोपीनाथ मुंडे जैसे नेताओं ने जोर शोर से मांग उठाई थी, लेकिन तब कांग्रेस ने इसे लेकर उत्साह नहीं देखा था। हालांकि आपने कहा मार्च 2011 में उस वक्त के गृह मंत्री जो पी चिदंबरम थे, उन्होंने लोकसभा में कहा था कि जनगणना में जाति का प्रावधान लाने से ये प्रक्रिया जटिल हो सकती है। तो आज ये चीजें नहीं दिख रही हैं राज्यों की सरकारों को, या फिर जो वर्तमान सरकार बनाने की उम्मीद कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि जहां हमारी सरकार है वहां कराएंगी, तो जनगणना, जातिगत जनगणना में ये प्रक्रिया जटिल नहीं हो जाएगी फिर आगे जाकर के? नहीं पाठक जी, मेरा निवेदन ये है जी कि ये तो हो गई नेताओं की बात। जी हाँ, नेता चाहते हैं कि मैं फलानी जात का हूँ, हाँ, और मैं जिस एरिया में रहता हूँ, जिस क्षेत्र में रहता हूँ, उसमें मेरी जाति के इतने लोग हैं, हाँ, वो मुझे वोट दे देंगे और मैं जीत जाऊंगा जी। तो मैं ये कहूंगा कि एक आंदोलन खड़ा होना चाहिए, हाँ, कि जातिगत आधार पर आरक्षण नहीं हो, हाँ, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, और इसके लिए जो लोग हैं उनको कमर कसना चाहिए और आगे आना चाहिए। बिल्कुल, मुझसे कहीं बात होती है जी हाँ, तो मैं साफ शब्दों में कहता हूँ कि जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए जी, आर्थिक आधार पर। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि ओबीसी का कह दे या किसी का भी कह दे जी, उनमें भी बहुत लोग अभी पिछड़े हुए हैं, हाँ, वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, हाँ, मालूम पड़ता है कि उनकी संतान और वो 300 रुपए 200 रुपए रोज में नौकरी करते हैं, हाँ, जबकि जिनको वो वोट देते हैं अपनी जात के लोगों को जी, उनके पास मालूम पड़ा 5 मंजिला मकान है, हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। तो ये आरक्षण की वजह से ही है ना वो, हाँ, तो ये आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण अगर व्यक्ति को एक बार मिल गया है, हाँ, तो उसके बाद में उसके परिवार को किसी भी सदस्य को वो आरक्षण प्राप्त नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि ये एक बार जहां हम बात करते हैं वंशवाद की बात करते हैं कि राजनीतिक वंशवाद नहीं होना चाहिए। आपने भी कहा कि राजनीतिक दलों के अपने निजी स्वार्थ हो सकते हैं कि उन्हें सरकार बनानी है राज्यों में, या फिर मतदाताओं को आकर्षित करना है और वर्ग विशेष के मतदाताओं को आकर्षित करना है, तो इस स्थिति में ये स्थिति निर्मित हो सकती है। आपसे एक और प्रतिक्रिया चाहूंगा कि दिसंबर 1980 में जब मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी, तब तक जनता पार्टी की सरकार जा चुकी थी। मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर पिछड़ी जातियों की पहचान की। कुल आबादी में 52% हिस्सेदारी पिछले वर्ग की मानी गई थी, और आयोग ने पिछले वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर 9 साल तक कुछ नहीं हुआ था, और उसके बाद 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की एक सिफारिश को लागू कर दिया था, और उस समय देश में अफरा तफरी का माहौल मच गया था। तो ऐसा यदि दोबारा ऐसी कोई स्थिति आती है, क्योंकि उस समय तो एक सिफारिश को लागू किया गया था, अब जातिगत जनगणना करा करके आरक्षण की तस्वीर बदलने की बात कही जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि यदि आरक्षण की तस्वीर बदल जाएगी तो इन जातियों की तकदीर बदल जाएगी। देश की तकदीर का क्या होगा? देश की तस्वीर कैसी हो जाएगी उस समय? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ छोटा सा जी। जिस समय हिंदी की बात उठी थी, हाँ, हिंदी का आंदोलन खड़ा हुआ था जी, तो जहाँ अंग्रेजी के पोस्टर लगे थे, हाँ, उन पोस्टरों को फाड़ के फेंक दिया गया जी। हाँ। जहाँ हिंदी साउथ में आप जब हम गए थे इसको देखने के लिए जी, तो मालूम पड़ा हिंदी में या अंग्रेजी में लिखा है, तो उसको फाड़ के फेंक दिया गया था। बिल्कुल। तो हम भाषाई आधार पर जब हम बात करते हैं, हाँ, तो फिर जातिगत आधार पर बात तो बहुत दूर की बात हो गई जी। तो पहले तो हमें हिंदी अपनाना चाहिए, हिंदी के हिसाब से। और मैं फिर अंत में एक ही बात कहूंगा जी, कि मंडल आयोग ने और इनने जिनने भी ये सारे जो नेता थे उनने अपने हिसाब से बात रखी थी जी, अपना हित सोच के। मैं तो इस पर शब्दों में आरोप लगा रहा हूँ, हाँ, हर पार्टी के नेता हाँ, अपना हित सोच के आरक्षण की व्यवस्था की मांग कर रहा है। बिल्कुल। और अमूमन हम ये देखते हैं
कि विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, पंचायत का हो, जनपद का हो, ये जो चुनाव होते हैं, इन चुनावों में भी जातिगत आधार पर टिकट दिए जाते हैं जी। ये सारी पार्टियां करती है। हम किसको दोषी माने? हाँ, दोषी आम जनता है। आम जनता को सोचना चाहिए कि जब ये आदमी सक्षम हो गया है तो अब इसके परिवार को दूसरा लाभ नहीं मिलना चाहिए, उसको न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर है, हाँ, न्यायालय में जाने के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो ये काम सरकार का जिम्मा होता है। सरकार देख ले कि भाई फलाना आदमी ये एक IAS पद पर पहुंच गया है, अब उसका लड़का है, वो उसने पढ़ाई लिखाई कर ली है, और उसको आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए। ये सरकार को तय करना चाहिए, चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे केंद्र सरकार हो, या नगर निगम हो, या नगर परिषद हो, या पंचायत हो, या जनपद हो, सारी जगह ये व्यवस्था लागू होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीजें होनी चाहिए कि इससे देश की तस्वीर जो बन के सामने आएगी वह वास्तव में लाभ उनको मिल पाएगा जो उसके लिए हकदार हैं, वो किसी भी जाति वर्ग के हो सकते हैं। यहाँ एक बात जरूर है, आनंद तरन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरे को आ रही है आवाज जी। आनंद तरन जी, यहाँ एक सवाल ये आ रहा है, जो मैंने बात हुई थी, राधा वल्लभ शारदा जी ने बात कही कि आर्थिक आधार पर आरक्षण भी जरूरी है। इसके लिए कांग्रेस की कोई रीति नीति है क्या? देखिए जी, अभी तो व्यवस्था है आरक्षण की जी, आर्थिक आधार का जब मुद्दा आएगा तो निश्चित रूप से उससे ही चर्चा करेगी। और निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता का उन्माद फैलाती है, तो उसमें सब चीजें चूर चूर हो जाती हैं। ये इस तरह की बातें नहीं करते हो, और वहां तो केवल विकास कहीं नहीं है, उनके पास केवल सांप्रदायिकता है, कहीं हिंदू मुस्लिम है, कहीं अगड़ा पिछड़ा है, इस तरह की भावना करते हैं। हम लोगों ने तो केवल एक ही बात करी है, कांग्रेस एक ही बात कर रही है, तो भाई आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आर्थिक आधार पर आएगा। शारदा जी का जो दृष्टिकोण है वो अपनी जगह सही है। उनका ये कहना है कि साहब हम इतने लाख हैं, हमारा क्या होगा? तो निश्चित रूप से वो सब वर्गों पे आएगा। लेकिन आज जो कम संख्या में लोग हैं और वो अगर ज्यादा संख्या के लोगों को दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी चीज भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें में विसंगति आएंगी, सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी हम चाहते हैं कि जो लोग दबे पिछड़े हुए हैं, जो देश की मुख्यधारा में जोड़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उससे न्याय मिलेगा हर आदमी को। अगर आर्थिक आधार, तो जो सांप्रदायिकता का उन्माद जो लोग फैलाते हैं, वो सब चीजें बंद होंगी। अगर आर्थिक आधार पर सबको मिले कि भाई अगर हमारी संख्या इतनी है और हमें उस संख्या के हिसाब से सत्ता में भागीदारी मिले, तो निश्चित रूप से आज जो सांप्रदायिकता के नाम पर तांडव हो रहा है, वो सब चीजें रुकेंगी और देश विकास की नई धारा में, देश के विकास में नई धारा का सूत्रपात होगा। तो निश्चित रूप से देश तरक्की करेगा। लेकिन आज जो स्थिति पैदा कर रखी है यहाँ के हमारे 70 रूट डल ने, केवल जहाँ विकास की उनसे बात करेंगे तो सांप्रदायिकता का उन्माद फैला देंगे, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करने लगेंगे, कहीं कुछ करने लगे, और जबकि उन्हीं के दरवाजों पे जाके वो खड़े हो जाते हैं जिनकी बात करते हैं। ये सबसे बड़ी विसंगतियां है। तो आज जो सत्ता में बैठे हैं वो किस तरह की बातें करते हैं, उन सब चीजों का हल अगर कहीं कुछ है तो निश्चित रूप से जो लोग जितनी संख्या बल के आधार पर उन्हें सत्ता में भागीदारी देंगे, तो निश्चित रूप से जो सांप्रदायिकता का उन्माद हमारे देश में फैला हुआ वो समाप्त होगा और देश को नई धारा मिलेगी, नए विकास के आयाम स्थापित होंगे और नई चीजों की शुरुआत इस देश में होगी। लेकिन जो चीजें आज आ रही है सामने, विकास की बात करते हैं और आज चारों तरफ अराजकता का माहौल है पूरे देश में, प्रदेश की बात नहीं करा, पूरे देश में अराजकता का माहौल है। आज अगर लाइन ऑर्डर नाम की चीजें तो पूरे देश में कहीं नहीं है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं वो नहीं चाहते कि व्यवस्था सुधरे, वो व्यवस्था। आनंद तारण जी, आपको रोकना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि पूरे देश में अराजकता का माहौल है। प्रियंका गांधी आती हैं, वो कहती हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ की जनता सुखी है, राजस्थान में बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन आप तो कह रहे हैं पूरे देश में अराजकता है। देखिए, आपने अब ये बात करी तो कांग्रेस शासित राज्यों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे प्रदेशों में कहीं अराजकता है, वो किस कारण से, उसकी भी हम लोग उस पर मॉनिटरिंग करते हैं, कांग्रेस मॉनिटरिंग करती है। लेकिन जो भाजपा शासित प्रदेश है वहां पर जो सांप्रदायिकता का उन्माद है, कांग्रेस शासित प्रदेशों में सांप्रदायिकता का माहौल नहीं रहता। जो भाजपा शासित प्रदेश है वहां पर सांप्रदायिकता का माहौल रहता है और केवल विकास की अगर हम उनसे बात करेंगे तो दोषारोपण विपक्ष पे डालते हैं
विकास की अगर कोई उनसे चर्चा करेंगे तो आरोप कांग्रेस के ऊपर। अरे भाई, आज मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 20 साल से आप सत्ता में हो, इसके बाद आप विपक्ष से सवाल पूछते हो, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती, इससे ज्यादा नकारापन क्या हो सकता है। ये सब चीजें जो चीजें हैं, निश्चित रूप से अगर राहुल जी ने कोई चीज लेकर आए तो उससे हमारे देश के विकास की एक नई धारा का सूत्रपात होगा। आपने देखा होगा कि जब राजीव गांधी ने 21वीं सदी का सपना देखा था, उस समय हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेके गए थे संसद में जी। निश्चित रूप से अटल बिहारी जी अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन जो चीजें आई थी सामने, और आज अगर हमारा देश मजबूत है तो जो राजीव गांधी का 21वीं सदी का जो सपना था, आज उसके कारण हमारे देश में जो विदेश नदी आ रही है, उससे जो कुछ हुआ कांग्रेस की सरकार के कारण हुआ, कांग्रेस के प्रधानमंत्री के कारण हुआ। बिल्कुल मैं आपकी बात लेकर जा रहा हूँ राघव पटेल जी के पास। राघव पटेल जी, पहली बात कि जो आनंद तारण जी ने कहा कि पूरे देश में अराजकता है, लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेशों में नहीं है। कांग्रेस शासित प्रदेशों में सांप्रदायिकता नहीं देखने मिलती है, बाकी भाजपा शासित राज्यों में सांप्रदायिकता देखने मिलती है। कितना समर्थन करते इस बात का आप? देखिए, जो बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही पार्टी के लोग ये आपस में मिले हुए रहते हैं। कांग्रेस ने कर्नाटका में 4% माइनॉरिटी की रिजर्वेशन की बात कही, वो पूरा हुआ। इन लोगों ने इनकी जितने भी शासित प्रदेश हैं वहां पर जातिगत रिजर्वेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण की बात की थी आज भी, लेकिन युवाओं को मात्र 14% आरक्षण मिल रहा है। बात हाईकोर्ट में जाती है, नौकरियां निकलती हैं, एमपीपीएससी की भर्तियां रुकी हुई हैं, बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई हैं उस रिजर्वेशन के कारण। तो मैं इन दोनों पार्टियों को चाहता हूं कि ये लोग किस्म किस्म की जो लुभावनी बातें जनता से, युवाओं से ना करें, उनका छलावा ना करें। अगर समय रहते इन लोगों ने इन नीतियों को लागू क्यों नहीं किया? ठीक है, समय रहते नीति लागू हो जाना चाहिए। चूंकि समय की सीमा है, इसलिए राधा वल्लभ शारदा जी बहुत कम शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया कि जातिगत जनगणना और आरक्षण देश के लिए क्या स्थितियां उत्पन्न करेंगे। मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा जी। इस देश के दो सबसे बड़े दल हैं जी, एक कांग्रेस है और एक भाजपा है। माफी चाहूंगा। एक आक्रोश यात्रा निकाल रही है। मैं भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अब ये जो आक्रोश आप किस पर निकाल रहे हैं? जनता के ऊपर निकाल रहे हैं क्या? अब वो दूसरे निकाल रहे हैं आशीर्वाद यात्रा जी। तो इसमें तो फर्क पड़ गया ना। आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद लेना है, इसलिए आशीर्वाद यात्रा निकालिए। वो चाहे वोट लेने के लिए हो, लेकिन यात्रा है। तो मेरा कहना ये है कि हमको ये सारी जातिगत जनगणना से हटकर और आर्थिक आधार पर हम लोग बात आनंद तारण जी कुछ कहना चाह रहे हैं पीसीआर की टीम जी। प्रति आक्रोश की बात है ये जी आनंद तारण जी दोबारा कहें, आपकी आवाज नहीं आ पाई थी। सत्ता के प्रति आक्रोश की यात्रा है जी। ये कोई कांग्रेस की आक्रोश यात्रा नहीं है। जो जनता से जो वायदे किए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसके प्रति जो आक्रोश की यात्रा है, उसमें कांग्रेस उस चीज में सामने खड़ी है कि जनता को कितनी तकलीफ है इस प्रदेश में, उन चीजों को लेके आई थी कांग्रेस। ठीक है, क्योंकि अब अभी हमारा विषय वो नहीं है कि जो आशीर्वाद लेने वाले हैं वो जमीन से बहुत ऊपर हैं और आशीर्वाद देने वाले जमीन पर हैं। और आक्रोश, कांग्रेस की आक्रोश यात्रा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ही आक्रोश आके झलकता है। चूंकि इस विषय पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हालांकि बिंदु और हैं आरक्षण और जातिगत जनगणना पर हम जिन पर चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता है, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। आनंद तारण जी, राघव पटेल जी, राधा वल्लभ शारदा जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज जिस तरह से बात सामने आ रही है उठ के कि यहाँ जो आरक्षण की बात है कि क्या ओबीसी आरक्षण देने में भारतीय जनता पार्टी पीछे हटेगी या नहीं हटेगी, भारतीय जनता पार्टी के क्या स्टंट रहने वाला है। कांग्रेस कह रही है कि जहां हमारी सरकारें हैं जिन राज्यों में, वहां हम जातिगत गणना कराएंगे और आरक्षण देंगे। आरक्षण का आधार क्या होगा, कितने प्रतिशत दिया जा सकेगा, क्या जनगणना के आधार पर, संख्या के आधार पर? और यदि ऐसा होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए आवेदन दिया जाएगा, संविधान में संशोधन किया जाएगा? और यदि नहीं तो क्या यह पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का माना जाएगा, या फिर संविधान के खिलाफ जाकर के केवल और केवल अपने निजी स्वार्थ साधने के लिए राजनीतिक दल इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? देखना दिलचस्प होगा कि यह मुद्दा कहां तक जाता है और इस बात को लेकर के प्रदेश और देश की जनता में कहां, किस बयार और किस बिहार से लेकर के अब तक क्या क्या हुआ और क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।